नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में और मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 2 का 9वां पाठ, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची इस पाठ की रचना श्री जैनेंद्र कुमार जी ने की है। जैनेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं। इनकी अनेक रचनाएं समाज की परिस्थितियों के विषय में हमें बताती हैं। इनकी ये जो कहानी है चिड़िया की बच्ची, इसमें भी कुछ सामाजिक कुरीतियों के विषय में बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में मुख्य रूप से 2 चरित्र हैं, एक सेठ माधवदास और दूसरी ये चिड़िया की बच्ची। सेठ माधवदास को अपने धन, संपत्ति, वैभव और शक्ति के ऊपर बहुत अधिक अहंकार था। उन्हें ऐसा लगता था कि वे अपने धन की ताकत के बल पर दुनिया के हर सुख को खरीद सकते हैं, हर उस वस्तु को अपने पास रख सकते हैं जो उनको पसंद है। यही कारण है कि कला प्रेमी सेठ माधवदास ने अपना घर संगमरमर का बहुत ही खूबसूरत बनवाया। संगमरमर की कोठी में रहने वाले सेठ माधवदास ने अपने घर के ही सामने एक खूबसूरत बगीचा बनवाया। उस बगीचे में फव्वारे और तमाम प्रकार के पुष्प थे। इस सुंदर दृश्य को वे रोजाना बिना किसी चिंता के देखते और अपना दिन इसी प्रकार बिता देते। लेकिन पता नहीं क्यों माधवदास के मन में कुछ ऐसा था कि और क्या बेहतर वे अपने घर को सजाने के लिए या सुख प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। एक दिन माधवदास जब अपने घर के चबूतरे पर बैठे हुए थे और हुक्का पी रहे थे, उसी वक्त ये नन्ही सी चिड़िया की बच्ची उड़कर कहीं से आई और सेठ माधवदास के बगीचे में आकर बैठ गई। ये चिड़िया सेठ माधवदास को बहुत अधिक भा गई और सेठ माधवदास ने इस चिड़िया को अपनी गुलाम बनाने का प्रयास किया। लेकिन अपनी सूझबूझ से ये चिड़िया सेठ माधवदास के चंगुल में नहीं फंसी, उसके दिए गए लालच में नहीं पड़ी, उसके बहकावे में नहीं आई और वापस उड़कर चली गई अपनी मां के पास। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं पाठ चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल, पौधे, रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। इसका अर्थ ये है बच्चों कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम माधवदास है और वो बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। उनका एक खूबसूरत संगमरमर का बहुत बड़ा घर है। संगमरमर यानी मार्बल का घर है और उसके सामने उन्होंने एक बगीचा बनवाया है जिसमें अनेक प्रजातियों के फूल और पौधे लगे हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। कोई व्यसन उन्हें छू नहीं पाया है, यानी उनके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। अच्छी आदतों के आदमी हैं। फूल, पौधे, रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों का अर्थ होता है एक कम गहरी थाली और हौज़ का अर्थ होता है पानी का कुंड या वाटर टैंक हम मान सकते हैं। यानी एक बड़ी सी थाली है और वहाँ एक वाटर टैंक है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं और ये दृश्य उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके पास समय भी बहुत है और जब सूरज छिप जाता है और ठंडा मौसम हो जाता है, शाम हो जाती है,
तो आसमान कई रंगों का हो जाता है और वे अपनी उस आलीशान कोठी के चबूतरे पर यानी बाहर बैठकर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद एक तकिया होता है, गोल तकिया, जिसके सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को देखते हैं। इससे उनको तृप्ति यानी कि उन्हें खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। कभी कभी उनके मित्र आ जाते हैं तो उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, और वरना पास रखे हुए फर्शी हुक्का एक स्मोकिंग करने का एक माध्यम हुआ करता था पुराने समय में, उसको मुंह में लेकर वे संध्या को स्वप्न की भांति यानी सपने की भांति देखते ही देखते ख्याल ही ख्याल में गुजार देते हैं। आगे लेखक कहते हैं, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। इसका अर्थ यह है कि उस दिन माधवदास जब शाम के समय में बैठे हुए थे तो उस वक्त बादल थे थोड़े थोड़े, लेकिन घटा बहुत गहरी नहीं थी। हल्की हल्की धूप उन बादलों से छनकर आ रही थी और माधवदास रोज की तरह उसी मसनद के सहारे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि आखिरकार उनको कौन सा सुख नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि इतने सारे सुख होने के बावजूद भी उनका मन जो है खाली खाली सा रहता है। शाम के समय गुलाब की डाली पर उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर सी चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पर लेखक ने चिड़िया के सौंदर्य का वर्णन किया है कि उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते हुए किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी और पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। स्याह यानी काले थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता था। इस प्रकार लेखक ने उस चिड़िया की सुंदरता के बारे में बताया है। उस चिड़िया को माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, यानी उस चिड़िया को ये नहीं पता था कि ये बगीचा माधवदास का है जिसमें वो आकर बैठ गई है और माधवदास बहुत धनवान व्यक्ति है, इस बारे में उसे नहीं पता था। और वो चिड़िया बहुत ही नटखट और चंचल भी थी। वो ज़रा भी एक डाली पर बैठती नहीं थी, कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर। उसकी इन हरकतों को माधवदास देख रहे थे और वो चिड़िया काफ़ी खुश मालूम हो रही थी और प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। आगे लेखक कहते हैं, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी थे यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे नहीं मालूम था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब माधवदास उस चिड़िया के इस चंचलता को देख रहे थे तो माधवदास को ये बहुत मनमानी यानी कि मन को अच्छी लगी।
उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता का मतलब होता है उसकी आज़ादी, बहुत अच्छी लग रही थी। वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे और वे इस दौरान अपना बहुत कुछ भूल गए, यानी कि उन्हें अपने किसी भी प्रकार की बातों का याद नहीं रहा और वे उस चिड़िया के सौंदर्य को देखते रहे। और वे उस चिड़िया से कहने लगे कि आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के लिए, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ रह सकती हो। उन्होंने उस चिड़िया को यहाँ पर रुकने के लिए इनवाइट किया और कहा कि तुम यहाँ बेखटके यानी कि बेझिझक रह सकती हो। अब चिड़िया पहले तो असावधान रही, यानी उसे नहीं पता था कि ये किससे बात की जा रही है। फिर अचानक उसे ऐसा लगा कि हाँ, ये बात मुझसे की जा रही है, तो वो डर गई और संकोच यानी कि अपनी झिझक को जीत कर यानी कि झिझक से बाहर निकलकर वह माधवदास से बोली कि मुझे नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है। मैं पल भर सांस लेने के लिए यानी आराम करने के लिए यहाँ पर रुक गई थी, मैं अभी चली जाती हूँ। लेकिन माधवदास ने कहा कि नहीं नहीं, तुम जाओ मत, तुम यहीं पर रहो। ये बगीचा और ये कोठी सब मेरी है, लेकिन ये तुम मान सकती हो कि तुम्हारी है, सब तुम्हारा है। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो, कहीं जाओ मत, यहीं पर रहो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस प्रकार की लुभावनी बातें माधवदास ने चिड़िया से कहीं ताकि वह चिड़िया रुक जाए। लेकिन वह चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, यानी कि उसको संकोच हुआ और उसे ऐसा लगा कि उससे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, यहाँ पर वह आ गई है। तो उसका जो थिरकना था वो रुक गया, वह डर गई, भयभीत हो गई और वह बोली कि मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गई थी, लेकिन मैं अभी चली जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है ये बगीचा आपका है और मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कह के चिड़िया जाने की बात करने लगी। आगे लेखक कहते हैं, माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो यहाँ माधवदास अपनी मीठी मीठी और लुभावनी बातों में उस चिड़िया को फंसाने की कोशिश कर रहा है और वह कह रहा है कि भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित होता है। प्रफुल्लित होने का अर्थ है खुश होना, उनका मन खुश होता है। और वे कहते हैं कि मेरा महल खाली है, सूना है, वहाँ पर कोई चहचहाता नहीं है और जब तुम वहाँ पर रहोगी तो मेरी रागनियों का जी बहलेगा, यानी कि उनका मन और भी खुश होगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रह जाती। वो चिड़िया से कह रही तुम यहीं पर रह लो, लेकिन वह चिड़िया कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी सूरज की धूप खाने के लिए और हवा के साथ खेलने के लिए और फूलों से बात करने के लिए घर से उड़कर आ गई थी। अब चूँकि शाम होती जा रही है तो मैं माँ के पास जा रही हूँ। और वे कहती है कि आप बिल्कुल भी इस विषय में सोचें ना, मैं जा रही हूँ। इस पर माधवदास कहते हैं कि प्यारी चिड़िया, तुम पागल मत बनो। देखो, उन्होंने माधवदास ने उसको लालच में लेने की कोशिश की, उसको बहलाने की कोशिश की कि देखो चारों तरफ कितना सुंदर है, पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है और महल के अंदर भी बहुत कुछ सुंदर चीज़ें हैं। तो माधवदास कह रहे हैं कि तुम महल के अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत सारी चीज़ें सुविधाओं की दूंगा। तुम्हारे लिए सोने और मोती का एक घर बनवा दूंगा और वहाँ पे मोतियों की झालर लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हारी माँ के पास क्या है। तुम यहाँ पर खुशी से रहो। यानी माधवदास कह रहा है कि तुम अपनी माँ के पास मत जाओ, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी सुख और सुविधाएं हैं, यहाँ पर रहो। तो देखा छात्रों, किस प्रकार सेठ माधवदास इस चिड़िया की बच्ची को
अपने पास रखने के लिए उसे तमाम प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि ये बगीचा उसी के लिए है और वो यहाँ पर रह सकती है, बहुत सारी सुख और सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन ये चिड़िया जो प्रकृति से प्रेम करती है, जो अपनी माँ से प्रेम करती है, उसको संगमरमर के महल से क्या लेना देना, भला उसे क्या मतलब है धन संपत्ति और सोने से। इसलिए ये चिड़िया की बच्ची वापस अपने घर जाना चाहती है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा कि माधवदास इस चिड़िया को पकड़ सका या नहीं पकड़ सका, या फिर कैसे ये चिड़िया माधवदास के चंगुल से खुद को बचाकर भाग निकली और फिर आगे आखिरकार क्या हुआ। जानने के लिए देखें मेरा अगला वीडियो। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार और आज फिर से हम हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ 9वें पाठ चिड़िया की बच्ची को पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पाठ चिड़िया की बच्ची लगभग आधा पढ़ा दिया था और आपको समझा भी दिया था। आज हम बाकी का पाठ पढ़ेंगे। तो छात्रों, मैंने अब तक आपको बताया था कि एक सेठ माधवदास हैं जो कि बहुत अधिक धनी हैं। उनको अहंकार है अपनी धन संपत्ति वैभव और सत्ता पर। सभी प्रकार के सुख हैं उनके पास, किसी प्रकार का व्यसन नहीं रखते और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। कला प्रेमी हैं, सुंदर बगीचा बनवा रखा है, संगमरमर की कोठी है, लेकिन कमी है किसी चीज़ की। और जब ये चिड़िया की सुंदर सी बच्ची जब माधवदास के बगीचे में आकर बैठ जाती है तो माधवदास किस प्रकार से प्रलोभन देकर इसको अपने ही पास रखना चाहते हैं। तो माधवदास इस चिड़िया की बच्ची को प्रलोभन दे रहे हैं कि चिड़िया की बच्ची तू मेरे पास रहे, यहाँ पर मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, सोने की कटोरी में तू पानी पिएगी और तुझे सोने से मढ़वा दूंगा। तू अपना मूल्य नहीं समझती है, अगर तू अपना मूल्य समझे तो तू बहुत बहुमूल्य है। तू मेरे पास रहे। तेरी माँ के पास क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ घोंसला है और मैं तुझे तमाम प्रकार की सुविधाएं दूंगा। लेकिन बच्चों, किसी भी बच्चे के लिए सारी सुख सुविधाएं बेकार हैं। वो प्रेम करते हैं बच्चे अपनी माँ से और अपने पिता से। बिल्कुल ऐसा ही चिड़िया की बच्ची के साथ था। चिड़िया की बच्ची भी अपनी माँ से प्रेम करती थी। उसे सोने चांदी आभूषण से कोई मतलब नहीं है, न संगमरमर की कोठी से कोई मतलब है। वो प्रकृति से प्रेम करती है, हवा से प्रेम करती है, धूप से प्रेम करती है, पेड़ पौधों से प्रेम करती है। ये सारी चीज़ें भौतिक सुख चिड़िया के लिए नहीं है। तो आइए जानते हैं आखिरकार इस कहानी में आगे क्या हुआ। आगे लेखक ने लिखा है कि चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भूली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास बहुत कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। तो लगातार यहाँ पर माधवदास उस चिड़िया को रोकने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया डर जाती है और वह माधवदास से क्या कहती है कि मैं रास्ता भटक गई थी और आराम करने के लिए डाली पर रुक गई थी। और वे कहती है कि अब आगे ऐसी गलती नहीं करूँगी और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। और चिड़िया ये भी कहती है कि भाई सेठ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात
अच्छी नहीं लग रही है और पसंद नहीं आ रही है, समझ में भी नहीं आ रही है, क्योंकि उसको चिड़िया को क्या चाहिए। वो कहती है कि मेरे घर के बाहर धूप रहती है, सुनहरी धूप है, मेरी माँ हमारे खाने के लिए दाने ला देती है और मैं पर खोलने के लिए यानी कि थोड़ा सा उड़ने के लिए बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा करती है, इंतज़ार करती है। इस पर माधवदास फिर उसको लालच देता है, कहता है कि भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। अब माधवदास उस चिड़िया को अपनी हैसियत यानी कि अपने धन संपत्ति और वैभव के विषय में बता रहा है। चिड़िया कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो सिर्फ अपने भाई को जानती हूँ, माँ को जानती हूँ, सूरज, धूप और प्रकृति को जानती हूँ। और वो कहती है कि महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अब माधवदास उस चिड़िया को बताता है कि तुम भोली हो चिड़िया, तुम मुझे नहीं जानती तो तुम कुछ नहीं जानती, मैं ही हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। तो सेठ माधवदास यहाँ पर चिड़िया को अपने धन संपत्ति और वैभव के विषय में बता रहे हैं। लेकिन चिड़िया कहती है कि जब आपके पास सब कुछ है तो मुझे जाने दीजिए, फिर तो आपके पास कोई कमी है ही नहीं। तब माधवदास कहते हैं कि चिड़िया तू निरी अनजान है, यानी कि तुझे तो कुछ भी नहीं पता है, अगर तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे भी माला माल कर दूंगा। लेखक ने आगे इस कहानी में लिखा है, चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाई, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। यहाँ पर सेठ चिड़िया को लुभावनी बातें बता रहे हैं। इस पर चिड़िया कहती है कि भाई तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या चीज़ होती है, क्योंकि चिड़िया के लिए ये सारे के सारे शब्द बिल्कुल अनजान हैं। और वो ये भी कहती है कि मालामाल होना क्या होता है, मैं मालामाल होकर क्या करूँगी, और मुझे मालामाल होना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि चिड़िया को इन सब चीज़ों से, सोना चांदी धन संपत्ति, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। भाई जो पक्षी होते हैं उनको प्रकृति और प्राकृतिक चीज़ों से प्रेम होता है, लेकिन सेठ उसको उसी का लालच दे रहे हैं। सेठ कहते हैं कि अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, उसी की तो जगत को तृष्णा है, तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा, तो जगत जो है पूरा संसार सोने के पीछे पड़ा हुआ है, और सेठ के पास सोने के बहुत सारे ढेर हैं। और सेठ कहते हैं कि तेरे लिए मैं सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, जिसमें तू फुदक फुदक कर खुश रहियो, और तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरा पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। इस पर चिड़िया कहती है कि भाई ये सोना क्या चीज़ होती है, क्योंकि चिड़िया के लिए सोना बिल्कुल अनभिज्ञ चीज़ है, वो नहीं जानती सोना क्या है। अब सेठ कहता है कि तू कैसे जानेगी सोने का मूल्य क्या होता है, तुझे इसके लिए बहुत कुछ सीखना है। तो माधवदास उसको बताता है, समझाने की कोशिश करता है कि मैं जिससे भी बात करता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, क्योंकि मैं किसी से बात तक नहीं करता। अब यहाँ सेठ अपने अहंकार का और संपत्ति का फिर से प्रदर्शन कर रहा है और बताता है कि मेरे पास बहुत सारी कोठियाँ हैं, बगीचे हैं, दास दासियाँ हैं, और ये सारी चीज़ें मैं तुझे दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हुआ हूँ। लेकिन वो चिड़िया को समझाने की कोशिश कर रहा है और चिड़िया समझ नहीं रही है। चिड़िया कह रही है कि मैं नादान हूँ, मैं नहीं समझती हूँ और मुझे देर हो रही है, मैं माँ के पास जा रही हूँ। आगे लेखक ने लिखा है, सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल
तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। तो यहाँ पर सेठ एक बार फिर से उस चिड़िया को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। सेठ कहता है कि देख, तेरे पास जो फूल खिला हुआ है, ऐसे बहुत सारे फूल हैं मेरे बगीचे में और वो अनेक प्रकार के रंगों के हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी है, उससे तुझे बहुत खुशी मिलेगी और तूने मेरे चित्त को यानी कि मेरे मन को प्रसन्न किया है, वो सब फूल तेरे लिए खिलेंगे। और वो सेठ कहता है कि भाई घोंसले में क्या है, तेरी माँ ही तो है, इसके अलावा और क्या है? कुछ नहीं, जबकि यहाँ पे बहुत सारा सुख है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। सेठ उस चिड़िया की सुंदरता की प्रसन्नता करता है कि देख, तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, तूने अपने आप को नहीं देखा है, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को नहीं देखती। वो कहता है कि तू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मूल्यवान है, मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, यानी कि सोने के तुझे आभूषण पहनाऊंगा जिससे तू और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी, तू कहीं मत जा। लेकिन चिड़िया कहती है कि सेठ, मैं नहीं जानती हूँ किसी भी चीज़ को, मैं तो बस अपनी माँ को जानती हूँ और अब मुझे यहाँ पर देर हो रही है, तो मुझे रात मत करो, क्योंकि रात में मैं अपनी घर की रास्ता भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन वह सेठ कहता है कि चिड़िया, जाती हो तो जाओ, लेकिन इस बगीचे को अपना ही समझो। आगे लेखक ने लिखा है, यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। तो बच्चों, यहाँ पर सेठ ने एक चाल चली थी। सेठ ने क्या चाल चली थी? जब सेठ उस चिड़िया से कह रहे थे कि तुम थोड़ी देर रुको, तुम बहुत सुंदर हो, उसको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे सेठ, तभी सेठ ने एक बटन दबाया और उससे एक सायरन बजा और एक सेठ का जो नौकर था वो बाहर आ गया। सेठ ने उसे इशारा कर दिया कि तुम इस चिड़िया को पकड़ लो, और सेठ उसको अपनी बातों में उलझाने लगा। और ये सब थोड़ी ही देर में हो गया। सेठ उसको बातों में उलझा रहा था कि तुम माँ के पास जाओ, माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। ये कहते कहते सेठ उससे कह रहा था कि कल भी आना, परसों भी आना, रोज़ आया करना। और उसके बाद सेठ उससे उसके परिवार के विषय में पूछने लगा कि तुम कितने भाई हो, कितनी बहन हो। इस तरीके से सेठ उसको अपनी बातों में उलझा रहा था ताकि उसका नौकर जो था दास उस चिड़िया को पकड़ ले। लेकिन चिड़िया चारों तरफ देख रही थी, उसे डर लग रहा था। वो बार बार अपनी गर्दन घुमा घुमा कर चारों तरफ देख रही थी। सेठ उसको बातों में उलझाने में लगा हुआ है और कह रहा है कि अभी तो उजाला है, अभी तो काफ़ी रोशनी है, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ। आगे लेखक ने कहा है, चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी, राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजों में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची
कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। कहानी के इस अंतिम पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि जब सेठ उस चिड़िया को अपनी बातों में उलझा कर रखे हुए था, तभी सेठ के नौकर ने अपने हाथों से उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की और इतने में चिड़िया को आभास हो गया, बोध हुआ, यानी कि उसको ज्ञान हो गया कि कोई कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है, यानी कि उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वह चिड़िया बहुत तेज़ी से चीखी और वहाँ से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह नहीं आ सकी और वह उड़ती हुई एक सांस में बहुत तेज़ी से सीधे अपने घोंसले में गई और अपनी माँ के पास जाकर उसकी गोद में गिर गई और सुबकने लगी, रोने लगी, ओ माँ इस तरीके से कहने लगी। माँ ने बच्ची से पूछा छाती से चिपटा कर कि क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर वह बच्ची काँप काँप कर, यानी चिड़िया की जो बच्ची थी वह काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली कुछ नहीं, और वह लगातार सुबकती रही और माँ का नाम लेती रही और इस तरह वह चिड़िया आँख बंद करके सो गई। तो बच्चों, इस पूरी कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि एक चिड़िया किस तरीके से, एक चिड़िया की बच्ची प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए बाहर गई थी। एक सेठ ने लालच में फंसाकर उसे उलझाकर उसको किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया अपनी सूझबूझ से वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि उसको प्राकृतिक सौंदर्य ज़्यादा पसंद था अपेक्षाकृत सोने और चांदी के।